हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी ने क्लास फर्स्ट जो है 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की आपने इन्जॉय की होगी अच्छे से। एंड आज हमारी क्लास 2 रहेगी जिसका टॉपिक रहेगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है हम लास्ट क्लास में बेटा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्लास को शुरू करते हैं, चलिए। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर इस स्लाइड से बेटा जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। देन हम शुरू करेंगे सिंपल एग्जाम से, देन वापस आएंगे इस कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? राइट अ स्केलेटल इक्वेशन। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है? एक स्केलेटल यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन। देन काउंट करने पड़ते हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एरो के, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के। देन हमें थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ता है बेटा? मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड का, उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, देन हमारे बचे हुए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स के एटम्स रह जाएंगे उनको हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करना है। और लास्ट स्टेप यानी कि फिफ्थ स्टेप में हमें जस्ट इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर है, इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा एक सिंपल एग्जांपल से, जो कि रहेगा हमारा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या लिखनी है? एक स्केलेटल इक्वेशन, जो कि हमने यहां पर लिखी हुई है। जो स्केलेटल इक्वेशन में है H2 + O2 गिव्स H2O, यानी कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल यहां पर क्या बनाया है? वाटर का। अब क्या हमें चेक करना है? सबसे पहले स्टेप 2 को लिखने से पहले हमें चेक करना है क्या नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, अगर पहले से ही बैलेंस है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना, अगर बैलेंस नहीं है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने बेटा? 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने? वो भी 2 है। लेकिन रिएक्टेंट साइड को छोड़ करके अगर हम जब प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स तो 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेटा? 1। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले स्टेप 2 में हमें क्या लिखना होगा बेटा? एक टेबल बनानी है। सबसे पहले टेबल का जो कॉलम रहेगा वो हमारा एलिमेंट्स का रहेगा, जो कि बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस इक्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में उन एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या लिखेंगे। देन राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या है उसको लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स की संख्या लिखी जो कि हमारी 2 थी। देन राइट हैंड साइड में भी 2 थी। ऑक्सीजन के लिए लिखी हमने 2 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की एटम्स की संख्या 1। तो इसका मतलब हमने देखा कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम कम है। और हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा? कि ना तो एटम्स जो है एक रिएक्शन के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते। दैट मींस वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को छेड़ नहीं सकते, हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को घटा और बढ़ा सकते हैं कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हुए। तो अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है उसको डबल करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे बेटा? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन की संख्या तो बैलेंस हो गई। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे ही हमने 2 कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के सामने, तो उससे हाइड्रोजन के एटम्स की जो संख्या थी बेटा वो भी बढ़ गई। उसको अगर हम देखें तो कितनी हो गई? 2 × 2 दैट इज 4, यानी कि यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुई, ये हो गया 4। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? 4 करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल और सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल हमारी जो इक्वेशन आएगी बेटा वो क्या आएगी? हमारी हो जाएगी फाइनल इक्वेशन दैट इज दिस वन। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 2 × 2 4, प्रोडक्ट साइड में 2 × 2 4, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है।
लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या 2, राइट हैंड साइड में 2 गुना में 1 इक्वल टू 2, दैट मींस दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ऐसे हम नेक्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं बेटा, जो कि हमारी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में है। जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन के एक एटम की संख्या कम है। तो फर्दर से हमें क्या बनानी होगी बेटा, एक टेबल बनानी होगी जहां पर हमने क्या किया होगा, सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखा होगा जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। देन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रेक्ट हैंड साइड में उनके एटम्स की संख्या, देन प्रोडक्ट साइड में उनके एटम की संख्या, ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की। तो अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम की संख्या जो है वो प्रोडक्ट साइड में 1 है और रिएक्टेंट साइड में 2। तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 बनाने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में जो मॉलिक्यूल है उसकी संख्या को डबल कर देंगे। डबल करने के लिए हमें कोफिशिएंट 2 उसके आगे ऐड करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये किया तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया बेटा हमारा यहां पर बैलेंस, दैट मींस ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस्ड। बट ऐसा करते ही मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ एटम्स थे प्रोडक्ट साइड में वो भी कितने हो जाएंगे बेटा, 2। अब मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर बेटा, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का कोफिशिएंट भी हम क्या कर सकते हैं, 2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों क्या हो गए, बैलेंस। ऐसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। वेरीफाई कर लेते हैं, मैग्नीशियम के एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा, 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2 गुना में 1, 2 है। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। तीसरी इक्वेशन को देख लेते हैं जल्दी से बेटा। Na सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक रिएक्शन हो रही है जिसके कारण हमें सोल्ट जो है वो मिल रहा है। क्लियरली हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है वहां पर क्लोरीन के एटम्स की संख्या 2 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो वापस से फर्दर से टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे जो जो उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, सोडियम और क्लोरीन, देन उनके रिएक्टेंट साइड में एटम्स की संख्या, देन प्रोडक्ट साइड में एटम्स की संख्या, देन उनको चेक करेंगे कहां पर जो है एटम्स अनबैलेंस है। सोडियम के एटम्स तो जो है वो बैलेंस है लेकिन क्लोरीन के जो एटम्स है वो बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1। तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन के एटम्स को 2 करना होगा। और 2 करने के लिए अगर किसी ने ऐसे कर दिया यानी कि सबस्क्रिप्ट ऐड कर दी क्लोरीन के नीचे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऐड करते ही अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए सोडियम क्लोराइड के, 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर Cl कितने हो गए, टोटल 2। तो Cl तो बैलेंस हो गए दोनों तरफ, इधर भी 2 था लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 2। लेकिन जैसे ही हमने ऊपर कोफिशिएंट 2 ऐड किया तो हमारे प्रोडक्ट साइड में सोडियम के एटम्स भी बेटा कितने हो गए, 2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे, सिर्फ 1। तो वहां पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट से, तो हमारी सोडियम के एटम्स भी जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी रहेगी 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। अब आप चेक कर सकते हो कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में ही जो है सोडियम और क्लोरीन के एटम्स जो है बैलेंस हैं। ऐसे ही बेटा हम एक चौथे एग्जांपल की तरफ चलते हैं जल्दी से। यहां पर जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में, जिनके रिएक्ट होने से आपस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब आप बेटा क्लियरली देख पाओगे कि लेफ्ट हैंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम की संख्या जो है वो 1 है जबकि रिएक्टेंट साइड में 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो हमें फर्दर से इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो वापस से टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, देन दोनों एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखेंगे बेटा 1 और 2, देन प्रोडक्ट साइड में जो उनके नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखेंगे। अब हमें बेटा यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2। तो क्या मैं किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट साइड में 3 कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि या तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा या ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे या ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो अगर 1 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाएंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो जाएंगे, अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो जाएंगे, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड को छोड़ करके प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के क्योंकि कितने एटम्स है, 3। तो क्यों ना अगर मैं प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के सामने कोफिशिएंट ऐड कर दूं 2, तो अब फाइनली ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे बेटा, 3 गुना में 2 बराबर 6।
तो क्या अब किसी भी तरीके से मैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या 6 कर सकता हूं? हाँ, 3 से गुना करके। तो यहां पर मैं कितने से गुना कर दूं? 3 से, तो 6 हो गए, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या बैलेंस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के एटम्स की संख्या को बैलेंस करने के लिए। एल्यूमिनियम की संख्या अगर हम अब प्रोडक्ट साइड में देखें तो कितनी हो चुकी है बेटा? 4। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में अगर मैं एल्यूमिनियम के एटम्स की संख्या देखूं तो वहां पर कितनी है? 1। तो 4 से गुना कर दूं तो बेटा कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन हमारी जो है फुल्ली बैलेंस हो चुकी है। तो फाइनल इक्वेशन हम लिख लेते हैं 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम ऐसे ही बात करते हैं बेटा हमारी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल की, जहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि बेसिकली भाप के साथ, तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनाती है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस है जो वो रिलीज हो जाती है। सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, एक अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे, जिसमें हमने आयरन का सिंबल यूज किया, स्टीम यानी कि वाटर का फॉर्मूला यूज किया, देन आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला, एंड हाइड्रोजन गैस के लिए हम बेसिकली उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हर एक एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन के लिए। तो हमने देखा आयरन का जो है एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है कहां पर? रिएक्टेंट साइड में। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट में देखें तो आयरन के कितने एटम है बेटा? 3 क्लियरली दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा बेटा? Fe3O4 को, क्योंकि वही हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर है, और उसमें भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के हैं? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे जो है रिएक्टेंट साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 से। अब अगर मुझे ऑक्सीजन 4 बनाना है तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर सकता हूं बेटा? कोफिशिएंट। तो मैं वापस से गुणांक यानी कि कोफिशिएंट को ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के सामने यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के सामने 4 कोफिशिएंट लगाया तो वहां पर हाइड्रोजन की एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4 दूनी 8। तो ऐसे ही अब मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या को 8 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा? 4 कोफिशिएंट से। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एटम्स की संख्या और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या बैलेंस हो चुकी है। थर्ड जो हमारा एलिमेंट बच गया आयरन, आयरन के अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में तो वो बेटा कितने हैं? 3, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए? 3 से। तो क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई? हाँ, ठीक है, तो देख लेते हैं। 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। 3 आयरन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में, 3 आयरन के एटम प्रोडक्ट साइड में, आयरन बैलेंस। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के एटम्स भी यानी कि 8 और 8 टोटल दोनों साइड में बैलेंस। ऑक्सीजन 4 गुना में 1 4, और यहां पर भी रिएक्टेंट साइड में भी कितने हैं बेटा? 4। तो यानी कि 4 बराबर 4 यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स भी क्या हो गए बेटा? हमारे बैलेंस। आई होप आपको ये कॉमन एग्जांपल जो है वो समझ में आए होंगे, हाउ टू बैलेंस आवर केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब आपके लिए कुछ घर के लिए बेटा प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल है, वो आपके ये 2 रहेंगे। आपको इन्हें बैलेंस करके अभी के अभी देखना है, वीडियो को पॉज करके, एंड देन फाइनली आपको वेरीफाई करना है। यहां पर मैंने आंसर दिए हुए इनके, ठीक है, इनको आप वेरीफाई करके भी जरूर देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सो अब बात करते हैं बेटा हम कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जहां पर बेटा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि अभी हमने लास्ट थोड़ी ही देर पहले सीखा है वो फेल हो जाता है या काम नहीं कर पाता, तो हम यूज करते हैं एक दूसरे नए मेथड का जिसको कहा जाता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इस मेथड का यूज बेटा हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, यानी कि कॉमन रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या क्या है बेटा? KMnO4 और HCl। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है बेटा? KCl, MnCl2, H2O एंड Cl2। अब हम इन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या करते हैं? कुछ कोफिशिएंट अपनी तरफ से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और एलिमेंट को। ठीक है, तो आप यहां पर क्लियरली देख पाओगे कि KMnO4 के आगे हमने जो कोफिशिएंट लिया है वो क्या लिया है बेटा? A लिया है। A KMnO4
4 के आगे, ठीक है। ऐसे ही HCl के लिए हमने क्या लिया बेटा, B लिया है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में KCl के लिए हमने क्या कोफिशिएंट लिया है बेटा, C। ऐसे ही MnCl2 के लिए हमने क्या कोफिशिएंट लिया है बेटा, D। ऐसे ही H2O के लिए क्या कोफिशिएंट लिया है बेटा, E। एंड Cl2 के लिए क्या कोफिशिएंट लिया है बेटा, F। तो ये सभी क्या लिया है हमने अपनी मर्जी से बेटा कोफिशिएंट, जिनकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है बेटा, ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सके। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले बेटा हम जितने भी अलग अलग एलिमेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उन सभी को लिखेंगे। जैसे कि हमने यहां पर K लिखा, पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यही जो 5 एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं हमारी इस रिएक्शन में। अब हमें क्या करना है, जस्ट इनके नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देना है रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब इन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उनके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन सेटअप करनी है। सबसे पहले पोटेशियम के लिए हमें जो है इक्वेशन को सेटअप करना है। अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखो, जहां पर क्या लिखा है KMnO4। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेशियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, अभी आप नहीं बता पाओगे, हो सकता है मे बी यू आर कंफ्यूज्ड। बट अगर बेटा मैं इसमें आपसे पूछ लूं या इसमें आपसे पूछूं कि बेटा पोटेशियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो आप कहोगे कि सर 1। अगर मैं इसमें पूछ लूं तो आप कहोगे कि सर 2, है ना। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे इस वाले फॉर्मूले में पूछ लेता हूं तो कितने होंगे, 1 गुना में A, कितने हो गए बेटा, A नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, बिल्कुल। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि LHS साइड में तो A नंबर ऑफ एटम्स हो गए। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में बेटा कितने हैं, CKCl यानी कि C गुना में K के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1। तो C गुना में 1 कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए बेटा राइट हैंड साइड में, C, ठीक है, जो कि यहां पर लिखे हुए हैं RHS, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं Mn के लिए यानी कि मैंगनीज के लिए, जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है वो बेटा कितने हैं, A नंबर ऑफ एटम्स, A गुना में 1 A ही रहेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो बेटा Mn कितने हैं, D गुना में Mn के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 गुना में D तो बेटा D। और हमें पता है मैंगनीज के नंबर ऑफ एटम्स हमें बराबर करने, अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कितने होने चाहिए, वो एक दूसरे के बराबर, यानी कि A जो है वो D के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के मैंगनीज के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा, बराबर होंगे। ऐसे ही जब मैं ऑक्सीजन के लिए सेटअप कर रहा हूं बेटा इक्वेशन, आप शुरू में देख पाओगे KMnO4 लिखा हुआ है और उसके आगे हमने जो कोफिशिएंट लिया था वो बेटा A लिया था। तो A गुना में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है बेटा, 4 गुना में A, ये तो हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या है, H2O और E जो है वो हमने कोफिशिएंट लिया था, ठीक है। तो E गुना में 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना हो गया राइट हैंड साइड में बेटा, E गुना में 1, ठीक है। तो 4A किसके बराबर होने चाहिए, 1 E के। तो 4A किसके बराबर होने चाहिए बेटा, 1 E के, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, B नंबर ऑफ एटम्स। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे क्लियरली आपको दिखाई देंगे कि इस फॉर्मूला में E गुना में 2 यानी कि 2E, तो हाइड्रोजन के एटम्स B बराबर किसके होने चाहिए, 2E के। ऐसे ही क्लोरीन के लिए हमें इक्वेशन सेटअप करनी है। देन बेटा हमारा जो अगला स्टेप रहेगा इसमें वो रहेगा कि हमें खुद से एज्यूम करना है किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को। मान लो हमने A की वैल्यू को 1 मान लिया या A की वैल्यू को 2 मान लिया, ठीक है। इस इक्वेशन में हम A की वैल्यू को 2 मानेंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे हम A की वैल्यू को 2 मान लेते हैं बेटा, तो B की वैल्यू आप मुझे बताओगे कितनी हो जाएगी, सॉरी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C बराबर A था तो C की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2, ठीक है। और A जो था वो D के भी बराबर था, तो D भी कितना हो जाएगा बेटा, 2, ठीक है। ऐसे ही 4A किसके बराबर थे, E के। 4A किसके बराबर थे, E के। 4A की वैल्यू 2 तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, E के। तो E कितना हो गया बेटा, 8, ठीक है। यहां पर E, D और C सभी की वैल्यू लिखी है। ऐसे ही B की वैल्यू जब आपको निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा, 16, ठीक है। क्योंकि B किसके बराबर था, यहां से अगर आप देखोगे 2E और E 8 के बराबर है तो 8 दूनी 16, तो B बराबर हो गया 16 के। और यहां से जब इक्वेशन देखोगे B के लिए तो वो किसके बराबर है, 16 बराबर है C 2 प्लस D की वैल्यू थी 2 दूनी 4 प्लस 2F, तो F की वैल्यू आप निकाल सकते हो जो कि कितनी आएगी निकल करके 5। अब आपके पास सभी के सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। अब आपको ये सारी की सारी वैल्यू बेटा इक्वेशन में उठा करके रखनी है और वेरीफाई करना है। A की वैल्यू हमने 2 ली थी,
बी की वैल्यू हमने कितनी ली थी बेटा, बी की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 16, सी की वैल्यू 2, डी की भी वैल्यू 2, ई की वैल्यू 8 और एफ की वैल्यू 5। अब हम देखते हैं जब नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां पर के कितने नंबर ऑफ एटम्स है 2, यहां पर भी 2 हैं। एमएन के कितने हैं 2, यहां पर भी एमएन के 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 8 गुना में 1 इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम्स भी बैलेंस है, के एटम्स भी बैलेंस है और एमएन के एटम्स भी बैलेंस है। अब बात कर लेते हैं एच के यानी कि हाइड्रोजन, 16 गुना में 1 16, 8 गुना में 2 16। क्लोरीन के एटम्स की बात करेंगे, 16 गुना में 1 16, ठीक है। 2 गुना में 2 4, 2 गुना में 1 2, तो 4 2 यहां से 4 यहां से 6, तो ये हो गए बेटा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 6 16, तो इसका मतलब क्लोरीन के एटम्स भी बैलेंस है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब बात करते हैं बेटा कि अगर कोई यहां पे ए की जगह ए को 2 रखने की जगह 1 रखता तो क्या होता। अगर कोई बेटा ए को 1 रख लेता तो एफ की वैल्यू कितनी आती 2.5, जिसका क्या मतलब होता है एफ की वैल्यू 2.5 का कि क्लोरीन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं 2.5 मॉलिक्यूल। बट क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो कभी भी अगर आपने सबसे पहले आपको 1 ही रखना है कोफिशिएंट, लेकिन अगर किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है आपकी अगर पॉइंट में आ जाती है तो इसका मतलब आपको कोफिशिएंट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। सभी कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहले 1 रख के देखो, अगर आंसर पॉइंट में आता है तो 2 रख दो, तो आपकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगी और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ये आपको खुद से करके देखना है बेटा। हालांकि मैंने जो है इक्वेशन सेटअप करके आपको दी हुई है और यहाँ पे ए को 1 ही रखा है। आप देखोगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है यानी कि बी की वैल्यू जो आ रही है वो 6.5 है और 6.5 बी कहां पर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 6.5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकते हैं बेटा, कभी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हमें हर एक कोफिशिएंट को ए बी सी डी को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 2 से। वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप यहां से ए को 2 रख के वापस से चेक कर सकते हो। जैसे ही आपने ए को 2 रखा, बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 13 निकल करके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। खुद से ट्राई करके देखो, 1 बार 2 बार चीजों को देखोगे आसानी से आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा रहेगा बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो सबसे पहली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रहेगी वो हमारी रहेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकंपोजिशन, देन थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। अब 1 बाय 1 हम इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों को जोड़ देना, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो क्या है बेटा, a प्लस बी गिव्स ए बी। ए बी क्या है हमारा कंपाउंड, न्यू कंपाउंड प्रोडक्ट, और ए और बी क्या है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी हमारा पहला टाइप जो रहेगा ए, दैट इज एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में। एलिमेंट और एलिमेंट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, हमारा कंपाउंड बनेगा। एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही क्या एलिमेंट्स है, जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आपने ये एक्टिविटी अपनी क्लास में भी देखी होगी, साइंस लैब में भी जाकर के की होगी ये, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है बेटा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो होती है वो निकल रही होती है और एक व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो हमारा बनता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मैग्नीशियम रिबन जो है वो व्हाइट पाउडर में बदल जाता है और ये व्हाइट कलर की लाइट जो है आंखों में चुभने वाली वो हमारी प्रोड्यूस होती है। सेकंड जो हमारा टाइप रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो रहेगा बेटा बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो एक नया कंपाउंड बनता है। उसमें भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन। एलिमेंट्स कंबाइन हो ही क्यों रहे हैं, एलिमेंट्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड क्यों कंबाइन हो रहा है, ताकि बेटा और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाया जा सके। इसीलिए 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं या 2 कंपाउंड कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में होती है। दोनों कंपाउंड आपस में, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड आपस में जुड़ करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ए बी, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल रहेगा बेटा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम
हिंदी में बात करें तो चूना जब रिएक्ट करता है हमारे दूसरे कंपाउंड के साथ, पानी यानी कि वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, हीट बाहर निकलती हुई, जिसकी वजह से जो हमारा बीकर होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, और छूने पर हमें कैसा महसूस होता है, गर्म। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक। दिस रिएक्शन रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ हीट, और उसी हीट की वजह से जो सराउंडिंग होता है वो गर्म हो जाता है। और एग्जांपल्स की बात करके देखिए कुछ और कॉमन एग्जांपल्स, तो हमारा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिलाया जाता है तो हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती है तो क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट वाटर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में कंबाइन होती है तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज अमोनिया गैस, NH3 गैस। और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा हैबर प्रोसेस, जो कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। अब सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं जल्दी से, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को डीकंपोज कर देना, तोड़ देना। और आपको पता है बेटा किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा जो है एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ही होती है। अब एनर्जी के सोर्सेज के बेसिस पे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है बेटा वो हमारी 3 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारा रहेगा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में बिखर जाता है, या जिससे कि 2 या 2 से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। सिंपल सी बात, अगर मैं इस पेंसिल को बीच में से तोड़ दूं तो 2 नई पेंसिल बन जाएंगी जो पहले के मुकाबले छोटी होंगी, लेकिन इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनरल अगर इक्वेशन की बात करें तो ए बी जो कंपाउंड था वो टूट जाता है कंपाउंड ए और बी में, या फिर एलिमेंट ए या बी में। सबसे पहला टाइप थर्मल डीकंपोजिशन, एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा बेटा वो हमारा क्या रहेगा, हीट रहेगा। उसका सबसे पहला कॉमन एग्जांपल जो हमारा रहता है दैट इज कॉल्ड फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को बेटा हीट किया जाता है, यानी कि FeSO4 के क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है, तो FeSO4 किस में टूट जाता है, Fe2O3 यानी कि आयरन के सेकेंड ऑक्साइड में, देन सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि कैसे यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस जो है 3 नए प्रोडक्ट्स में टूट गया, किसकी वजह से, हीट करने की वजह से। पहले शुरुआत में जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे हम हीट की सप्लाई देते हैं तो व्हाइट होते हैं, फिर वो किस में बदल जाते हैं, बेसिकली रेडिश ब्राउन में। ठीक है, और साथ में हमारी ये गैसेस जो होती हैं वो बाहर निकलती है। सेकंड जो कॉमन एग्जांपल है बेटा वो हमारा रहेगा लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब बेसिकली हीट किया जाता है तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, क्विक लाइम में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है बेटा हमारी वो रिलीज होती है। आप यहाँ पर क्लियरली एरो को देख पाओगे, जो ये एरो है ये अपसाइड में, दैट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस रिएक्शन में बाहर निकल रही है। लाइमस्टोन जो है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वो टूट जाता है हीट करने पे क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहां पर बी जो एनर्जी का सोर्स था बेटा वो क्या था, हीट एनर्जी। और क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में टूट रहा है, दैट मींस इट इज अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा जो हमारा एग्जांपल रहेगा इसका दैट इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकंपोजिशन। लेड नाइट्रेट को जब बेटा बेसिकली हीट करा जाता है तो हमारा एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। साथ में एक ब्राउन कलर की गैस जो है वो बाहर निकलती है, जो कि कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और तीसरी गैस जो होती है वो निकलती है हमारी, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, शुरुआत में जो लेड नाइट्रेट होता है बेटा आप क्लियरली यहां पर देख पाओगे कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे हम हीट करते हैं तो एक येलो कलर का हमारा पाउडरी सब्सटेंस बनता है, साथ ही साथ में ब्राउन कलर की NO2 गैस बाहर निकलती है। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को हम कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा, एक तिल्ली को, जलती हुई तिल्ली को हम जैसे बुझा देंगे, जैसे ही वापस उस टेस्ट ट्यूब के सामने लाएंगे तो वो वापस से जलना, उसमें फ्लेम्स जो है वापस से प्रोड्यूस हो जाएगी। ये हमारे को क्या वेरीफाई करता है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो स्पॉट करती है किसको, कंबस्टन को बेटा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट हीट करने से लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। व्हाइट कलर का हमारे क्रिस्टल्स येलो कलर के हमारे प्रेसिपिटेट में बदल जाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब वाई डू क्वेश्चन आता है, वाई डू
कंपाउंड्स डीकंपोज क्यों हो जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि बेटा कंपाउंड्स जो होते हैं एनर्जी मिलने पर जो रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। फिर जो बड़ा कंपाउंड होता है वो स्मॉलर, सिंपलर और मोर स्टेबल कंपाउंड्स में टूट जाता है और नए बॉन्ड्स उनके बीच में जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो एक अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि कंपाउंड्स जो है डीकंपोज क्यों होते हैं, ताकि और छोटे और सिंपलर और स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहेगा बेटा वो रहेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन के लिए हमने एग्जांपल लिया है पानी का। पानी में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं तो बेटा पानी किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। इसके लिए हमें एक जो है सेटअप तैयार करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार का बीकर में पानी लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स ली यानी कि कार्बन की प्लेट्स या मेटल की प्लेट्स, उनको कनेक्ट किया बैटरी से, जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था बेटा उसको हमने कनेक्ट किया किससे, इस वाली हमारी इलेक्ट्रोड से, जो कि क्या बन गई, एनोड। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो था बेटा उसको हमने कनेक्ट किया इस वाली इलेक्ट्रोड से, जो कि क्या बन गई, कैथोड, क्योंकि उस वाली इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया, एसिड, ताकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो जैसे ही हमने बैटरी के स्विच को ऑन किया तो करंट बहना शुरू हुआ और हमें क्या देखने को मिला, हमें बबल्स देखने को मिल गए दोनों ही इलेक्ट्रोड पे। अब यहां पर आप क्लियरली देख पाओगे जो राइट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड है बेटा, वहां पर जो गैस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनोड पे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को बेटा पास करते हैं पानी से, तो वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर धकेलते हैं, और अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे के तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किधर भागेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि उस इलेक्ट्रोड या उस प्लेट तक जहां पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और कौन सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहां जाएंगे, कैथोड के ऊपर, और कैथोड से जाकर के क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर के वहां पर किस रूप में हमें मिलेंगे, गैस के रूप में। ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर बेटा कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड से हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनोड। तो एनोड की तरफ जाएगा और वहां पर जाकर के अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और किस में बदल जाएगा, O2 मॉलिक्यूल में, और इकट्ठा होता जाएगा वहां पर, ठीक है। तो कैथोड को बेटा किससे कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से, जिसके ऊपर हाइड्रोजन जाकर के इकट्ठी होती है। एनोड को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव वहां पर जाकर के इकट्ठा होता रहता है। अब बात आती है कि रेशो क्या रहता है इन दोनों ही गैसेस का, Y रेशो 2:1, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशो होता है वो 2:1 क्यों होता है। तो आप बेटा देखोगे कि पानी के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से हाइड्रोजन के कितने एटम्स मिलते हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन का कितने एटम मिलते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 ऑक्सीजन के एटम। 5 अगर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुए तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन के एटम और 5 ऑक्सीजन के। तो इसीलिए बेटा टेस्ट ट्यूब में जो ये गैस है हाइड्रोजन की, यहाँ पर डबल नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के एटम्स के कंपैरिजन में, इसीलिए वहां पर गैस भी जो है वो डबल है। लेकिन अगर आपसे पेपर में बेटा सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन की वजह से 2 गैस बन रही है और जो गैसेस हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो उनका रेशो लिखिए, ऑक्सीजन का रेशो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो कितना होगा बेटा, 1:2। यहां पर ऑक्सीजन का रेशो अगर हाइड्रोजन से पूछ लिया जाए तो 1:2, हाइड्रोजन का रेशो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में पूछ लिया जाए तो 2:1। ये आपको याद रखना है। अब हमारा लास्ट फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये हमारा थर्ड जो है टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन का। इसमें हमें पढ़ना है बेटा कि कैसे लाइट की मदद से, अब लाइट क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी। अब यहां पर जो सोर्स रहेगा इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में वो हमारा रहेगा बेटा लाइट, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में कैसे एक कंपाउंड जो है 2 कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो हमारे पास शुरुआती जो रिएक्टेंट है दैट इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाता है और किस में तब्दील हो जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है।
तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, शुरुआत में जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर कैसा होता है बेटा, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस, जो कि धीरे धीरे सनलाइट की प्रेजेंस में किस में टर्न हो जाता है, ग्रे और ब्लैक में, और जो है क्लोरीन गैस वहां से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड एग्जांपल रहेगा बेटा, वो रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो ये 3 टाइप्स की हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा रहती है। एग्जाम फोकस, व्हाई फोटोग्राफिक फिल्म्स केप्ट इन डार्क पेपर, क्यों उनको डार्क पेपर के अंदर रखा जाता था, क्योंकि बेटा जो ये केमिकल्स हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इनका इस्तेमाल किया जाता था फोटोग्राफिक फिल्म्स में, इसीलिए उनको डार्क कलर के पेपर में रखा जाता था, क्योंकि अगर वो लाइट तक एक्सपोज हो गई तो रिएक्शन होगी, जिसके कारण जो है फोटोग्राफिक फिल्म्स खराब हो जाएंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 2 रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, इनका इस्तेमाल कहां पे होता था पहले के टाइम में, डार्क व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफिक फिल्म्स में। ओके, तो बेटा अब हमारी जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम इसके बारे में समझेंगे। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है या रिमूव कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो एक ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा शक्तिशाली। एक ऐसा एलिमेंट जो कि ज्यादा शक्तिशाली है उसको हम क्या कहेंगे, मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में जल्दी पार्ट ले सकता है, दूसरे एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से हटा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोर रिएक्टिव। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट के लिए वो कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और सामने वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव ज्यादा है या कम है दूसरे के कंपैरिजन में? तो उसी के लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा, जो कि हमें पढ़नी पड़ती है। ये एक वर्टिकल कॉलम होता है किसका, एलिमेंट्स का, जिनको कि हम अरेंज करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। जो सबसे टॉप पे हमारा एलिमेंट होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो सबसे नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। A जो कि एक एलिमेंट है प्लस BC जो कि एक कंपाउंड है B और C का। ठीक है, तो A क्या करता है, क्योंकि जो A है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो B को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है उसी के कंपाउंड से और उसकी खुद की जगह ले लेता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखें इतने सारे एलिमेंट्स की? तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सिंगल आपको एक सेंटेंस याद करना है और आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। वो सेंटेंस कौन सा है, पढ़ लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्स गोल्ड। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। कैसे? प्लीज, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, C फॉर कार्बन, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टिन, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, T फॉर टिन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मर्क्यूरी, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड। तो आपको याद हो गई, 1 मिनट भी नहीं लगी बेटा, आपको पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई। सिर्फ आपको ये सेंटेंस याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्स गोल्ड। सिंपल। अब की रूल क्या है बेटा इस रिएक्शन के आधार पर, फिर हम इसके एग्जांपल की भी बारे में बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन है, H जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। हालांकि वो एक नॉन मेटल है, बट फिर भी हमने यहां पर रखा है ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है H। एलिमेंट्स अबव H कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स लाइक एसिड्स। एलिमेंट्स बेलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, अब बात कर आती है एग्जाम फोकस पैनल पे कि व्हाई वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर, क्यों कर पाता है? क्योंकि बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज बेटा कि एलिमेंट्स जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके पास जो टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देने की, यानी कि उनकी जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बॉन्ड बनाने की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, इसीलिए वो उनको डिस्प्लेस कर पाते हैं।
ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल रहेगा हमारा जिंक डिस्प्लेसिंग कॉपर का। तो जिंक को जब बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिला दिया जाता है तो बेटा जिंक क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। यहां पर हम इस टेस्ट ट्यूब में देख पाएंगे, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या था, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे ही हमने उसके अंदर जिंक की स्ट्रिप मिलाई तो क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, छोड़ दिए, वो इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, कॉपर ने ले लिए, और कॉपर वहां से रिड्यूस हो गया और कहां पर जाकर के चिपक गया, जिंक की प्लेट पर इकट्ठा हो गया। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से। क्योंकि कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली यानी कि रिएक्टिव था जिंक, इसलिए। ऐसे ही आयरन डिस्प्लेसिंग कॉपर, आयरन भी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या पढ़ा हमने, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो क्या करता है, आयरन भी बेटा कॉपर को जाकर के डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड सॉल्यूशन से, और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाता है। वापस से देख लेते हैं, यहां पर भी क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन CuSO4 का यानी कि कॉपर सल्फेट का। जैसे उसके अंदर हम आयरन नेल डालते हैं तो शुरुआत में आयरन नेल का कलर आप देखोगे ग्रे है, ठीक है। जैसी रिएक्शन स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में बदल जाता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल चुका है, ठीक है। और इसीलिए इसका कलर कैसा हो जाता है सॉल्यूशन का, ग्रीन, देख पाओगे आप यहां पर, ठीक है। और जो कॉपर है अब वो टेस्ट ट्यूब से तो बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे भी तो कहीं पर जाना होगा, तो वो धीरे धीरे जाकर के कहां पर इकट्ठा होता चला जाता है, आयरन नेल के ऊपर, जिसके कारण आयरन नेल कैसी हो जाती है, ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ऑब्जर्वेशन, आफ्टर 20 मिनट्स आयरन नेल गेट्स ब्राउन कोटिंग एंड द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन, ठीक है। जो ये आयरन ग्रीनिश कलर हमें देखने को मिल रहा है किसकी वजह से, आयरन सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन की वजह से। थर्ड एग्जांपल जो रहेगा बेटा हमारा एल्यूमिनियम की रिएक्शन रहेगी किसके साथ, आयरन ऑक्साइड से। हमें पता है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, तो इसीलिए एल्यूमिनियम जाकर के आयरन के ऑक्साइड से किसको हटा देगा, आयरन को, और उसकी जगह ले लेगा। तो यहां पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा अब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में बेटा क्या खास बात है, ये खास बात है कि एल्यूमिनियम जब डिस्प्लेस करेगा आयरन को तो जो रिएक्शन हो रही होगी तो वो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि उससे जो हीट निकलेगी इतनी ज्यादा होगी कि जो हमें आयरन का मेटल मिलेगा, आयरन मेटल मिलेगा, वो कैसी स्टेट में मिलेगा, लिक्विड में। सॉलिड की बजाय किस में मिलेगा, लिक्विड में। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बेटा एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है थर्माइट रिएक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना हमारे, जब उनमें दरार आ जाती है तो उसको फिल करने के लिए जो पिघला हुआ लोहा लेकर के आते हैं वो कहां से लाते हैं, इसी रिएक्शन से मिलता है बेटा। क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं और उसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर को डाल देते हैं, रिएक्शन होगी जिसके कारण एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन जो मिलेगा वो हमें किस स्टेट में मिलेगा, हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और उसी आयरन को बेटा हम कहां पे डाल देते हैं, जो हमारी पटड़ियों के बीच में जो क्रैक्स आते हैं उनको फिल करने के लिए। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक थी इसीलिए हमें आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिला। अब एक और एग्जांपल, क्या आपको लगता है कॉपर को जब हम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो किसी भी तरीके की रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्यों बेटा, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम ताकतवर यानी कि कम रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप 4 रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, अब अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एक बार, डबल का मतलब 2 बार। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट होता हुआ देखने को मिले कितनी बार, 2 बार। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज देयर आयरन्स टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, जिसमें 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट करने से उनके जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें 2 न्यू कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। यह एक ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है कितनी बार बेटा, 2 बार, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो जनरल इक्वेशन जब हम देखते हैं बेटा इस रिएक्शन की तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर AB और CD जो है रिएक्टेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, AD और CB। तो इससे क्या मिल रहा हमें देखने को, जो B था उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, D को। B ने D को डिस्प्लेस किया तो बदले में D ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, B को, यानी कि D ने B की जगह ले ली और B ने जाकर के D की जगह ली। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ बेटा, टोटल 2 बार, ठीक है। अब इसका एक टाइप पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, सब टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो
डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, फॉर्म्स व्हेन टू क्लियर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। जो सिंबल होता है एरो का डाउन साइड हम पहले भी जान चुके हैं, इंडिकेट करता है उस प्रेसिपिटेट की सेटिंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर और टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहला एग्जांपल रहेगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब बेटा आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl जो है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम नाइट्रेट का हमारा क्लियर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि कैसे यहां से जो हमारा आयरन था उसने किसको डिस्प्लेस, कैसे हमारा जो सोडियम था उसने डिस्प्लेस किया सिल्वर को, और सिल्वर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम को। तो सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली और सिल्वर ने बदले में सोडियम की जगह ले ली। तो कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, 2 बार, यानी कि आयंस का आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज। ठीक है, सोडियम जो कि पॉजिटिव था उसने जाकर के किसकी जगह ले ली, सिल्वर की, और सिल्वर ने जाकर के सोडियम की जगह ले ली। तो आयंस के एक्सचेंज होने के कारण 2 नए सब्सटेंस बने, सिल्वर क्लोराइड जिसका कि हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिला, और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है बेटा, दैट इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट में मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को जब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो बेटा बेरियम सल्फेट के तो हमें क्या मिलते हैं देखने को, क्रिस्टल्स। ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है, अवशेप, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसका हमें क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी थर्ड इक्वेशन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में होती है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा प्रोडक्ट पोटेशियम आयोडाइड का तो हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, पोटेशियम आयोडाइड के हमें येलो पीपीटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमें क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी, जहां पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एग्जाम फोकस पैनल वापस से, व्हाई डू आयंस एक्सचेंज, आयंस एक्सचेंज क्यों हो जाते हैं बेटा, आयंस एक्सचेंज इसलिए होते हैं ताकि और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाए जा सके, और ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करी जा सके। इसीलिए आप भी काम कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी काम करते हैं, सभी लोग जिंदगी में इसीलिए काम करते हैं ताकि और ज्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में आ पाए। तो इसीलिए आयंस भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द कंपाउंड्स, ताकि और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाए जा सके। सब टाइप बी, डबल डिस्प्लेसमेंट का सेकंड सब टाइप, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सोल्ट प्लस वाटर हमारा बनता है। कॉमन एग्जांपल हमारा रहेगा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और पानी। कैसे बनता है बेटा, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो वो Na पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस में टूट जाता है, ऐसे ही HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो यहां पर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज। H जो है वो H जो है सोडियम की जगह ले लेता है और सोडियम जाकर के हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, जिसके कारण NaCl बनता है और H2 हमारा कंपाउंड बनता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ताकि और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाया जा सके। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है NaCl, ठीक है, और HCl से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हमारा H2। मतलब आप रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में आप देखोगे प्रोडक्ट साइड में तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, सराउंडिंग में निकले, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही होती है या एनर्जी बाहर निकल रही होती है सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन, रिएक्टेंट दैट रिलीज हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग hence the temperature of surrounding increases is called a exothermic reaction। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट्स के पास जो एनर्जी होती है प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा होती है, इसीलिए वो रिएक्टेंट्स की एक्स्ट्रा एनर्जी कहां निकल जाती है, बाहर, जिसके कारण जो बीकर होता है, सराउंडिंग होता है, वो गर्म हो जाता है। कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ ही साथ जो बीकर में हम इस रिएक्शन को करा रहे थे वो गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ऐसे कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, आप अपने घर में LPG गैस को जलाते हो तो क्या निकलती है, जो हीट है वो निकलती है, साथ ही साथ में लाइट एनर्जी निकलती है, हीट और लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके कारण आप पानी उबाल पाते हो या खाना पका पाते हो। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो सोल्ट बनता है, साथ ही साथ में जिस बीकर में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं तो वो गर्म फील होता है। क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन, यानी कि हम जब श्वसन कर रहे होते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एनर्जी में, और यही एनर्जी हमारी बॉडी को क्या फील कराती है,
किस लिए यूटिलाइज हो जाती है? वार्मथ यानी कि टेम्परेचर बैलेंस करने में, यानी कि हीट जनरेट होती है ड्यू टू रेस्पिरेशन। ठीक है। वाई डू सम रिएक्शंस रिलीज हीट, क्यों कुछ रिएक्शंस जो है वो हीट को रिलीज करती हैं? व्हेन न्यू बॉन्ड फॉर्म्स इन द प्रोडक्ट दे आर मोर स्टेबल एंड हैव लो एनर्जी देन द रिएक्टेंट। बेटा क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, तो जब नए बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट्स में तो जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना, हीट एनर्जी, वो बाहर निकल जाती है सराउंडिंग्स में, इसीलिए कुछ रिएक्शंस में हमें हीट एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगी दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट जो होती है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। रिएक्टेंट्स दैट, सॉरी नॉट रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड द रिएक्शंस। रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड अगर सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी दैट मींस सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस बीकर से, बीकर के सराउंडिंग से हमने क्या कर ली? इस रिएक्शन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जिसके कारण बीकर जो है बेटा ठंडा हो गया। इसका कॉमन एग्जांपल अभी मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली। जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी वो लो थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा कैसे हो पाई? वो एनर्जी उसने कहां से ली? बाहर से ली, सराउंडिंग से ली। दैट इज वाई सराउंडिंग कूल हो गया और प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन छोटा एग्जांपल की बात करेंगे। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसके लिए नीड्स हाई टेम्परेचर। लाइटनिंग जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो इसको प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी ऑक्सीजन गैस भी है। जब लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली कड़कड़ाती है तो इनके बीच में रिएक्शन होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। सेकंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सभी ने पढ़ा होगा कैसे प्लांट्स जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर के किसमें बदल देते हैं? फूड में, यानी कि ग्लूकोज में। तो यहां पर भी क्या हुआ? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। थर्मल डीकंपोजिशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे हीट एनर्जी की मदद से एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, एक और कॉमन एग्जांपल दे देता हूं बेटा, आइस से वाटर। जब आइस को आप अपने हाथ पे रखते हो तो क्या होता है? आपके हाथ से हीट एनर्जी को आइस जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और किसमें बदल जाती है? लिक्विड में। इसी कारण से तो आपको अपना हाथ कैसा फील होता है? ठंडा। क्यों? क्योंकि अब आपके हाथ में से जो हीट थी वो एब्जॉर्ब कर ली किसने? आइस ने, जिसके कारण आइस जो है वो पिघल करके किसमें बदल जाती है? वाटर में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा दैट इज कॉल्ड हमारी पांचवी टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कोल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, देन हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ऐसी रिडक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमने समझ लिया डेफिनेशन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। पहले बेसिक टर्म्स में समझेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में समझेंगे। बेसिक टर्म्स में अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी सब्सटेंस में या किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। किसी सब्सटेंस या किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही रिडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा रहेगा किसका? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है बेटा? ऑक्सीजन। तो इसीलिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये कैसी रिएक्शन है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ कौन आकर के जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। इसीलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर क्लोराइड और वाटर। अब आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गया? इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। दैट मींस ये इसका क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन किसके साथ जाकर के जुड़ गया बेटा? किसके साथ जाकर के जुड़ा? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन के साथ जाकर के जुड़ गया। जिसके साथ जाकर जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। दैट मींस हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा यहां पर। ठीक है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है? पानी। अब यहां पर आप देखोगे दो चीज हो रही है, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो इसीलिए हाइड्रोजन का तो क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका रिडक्शन, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें दोनों चीज होती हुई नजर आई, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। वापस से डेफिनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। एक तीसरा और फोर्थ और लास्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है बेटा तो क्या बनाती है? वाटर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप क्लियरली देख पाओगे सल्फर से क्या बाहर निकल गया? हाइड्रोजन। सल्फर से क्या बाहर निकल गया? हाइड्रोजन। और क्या जुड़ गया करके? ऑक्सीजन। तो सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जबकि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का भी क्या हुआ? यहां से हाइड्रोजन के साथ कौन आकर के जुड़ा बेटा? ऑक्सीजन। सॉरी, हाइड्रोजन के साथ कौन आकर के जुड़ा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का भी क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर अगर H2O में बात करें तो ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। दैट मींस ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर हो गया होगा। जिस भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जाकर के जुड़ेगा ऑक्सीडेशन होगा, जिस भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा रिडक्शन होगा, या जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा रिडक्शन होगा, और जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा तो भी हमारा क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं एक दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन, यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, जिसके कारण उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। अब यहां पर मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, दैट इज व्हाई मैग्नीशियम का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। जब कोई सब्सटेंस या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है तो उसका क्या होता है? उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो उसका क्या होता है बेटा? रिडक्शन। जैसे कि क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cl2 नेगेटिव बनाता है बेटा, इसीलिए क्लोरीन का क्या होता है? रिडक्शन। इसीलिए यहां पर जो हम एक रिएक्शन लेते हैं Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और इसी कारण क्योंकि यहां पर 2 पॉजिटिव और यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड, और जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी एलिमेंट या एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो भी एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा बेटा उसका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो सोडियम का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसीलिए क्लोरीन का क्या होता है बेटा? रिडक्शन। यहाँ पे आप इसको इजीली जो है बेसिकली किससे याद रख सकते हो? ऑयल एंड रिग के फॉर्मूले से। ऑयल मींस ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग मींस रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपने बेटा पॉलिसी एजेंट देखे होंगे, उनका काम क्या होता है? पॉलिसी कराने का। तो ऐसे ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड जिसका काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन कराने का। और जो ऑक्सीडेशन कैसे करा सकता है? ऑक्सीडेशन कैसे होता है? जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा? अपना ऑक्सीजन दे देता है और सामने वाले का क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन अभी आपने देखा अपना ऑक्सीजन दिया तो उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो उसका खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होता है बेटा दैट मींस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि ऑक्सीडेशन कराता है, दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन इन अनदर सब्सटेंस में, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। ठीक है, खुद उस चक्कर में क्या हो जाता है बेटा? रिड्यूस। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दिए हुए हैं, ये अपने ऑक्सीजन को दे देते हैं और खुद हो जाते हैं रिड्यूस। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? रिडक्शन कराने का। ठीक है, सामने वाले का तो रिडक्शन करा देगा, कैसे कैसे करा सकता है रिडक्शन? या तो अपना हाइड्रोजन दे दे या सामने वाले से ऑक्सीजन ले ले, है ना। तो सामने वाले से ऑक्सीजन ले लेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा, लेकिन सामने वाले का क्या करा देगा? रिडक्शन, क्योंकि सामने वाले के में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा? रिडक्शन कराना। ठीक है, इट कॉजेज रिडक्शन इन अनदर सब्सटेंस, इट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, बिकॉज इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है।
अब आगे एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और पानी। अब आप क्लियरली यहां पर देख पाओगे कॉपर ऑक्साइड जो है वो किसमें बदल रहा है, कॉपर में। इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया। जो ऑक्सीजन छोड़ता है तो उसका क्या हुआ, पहले तो रिडक्शन, ठीक है। अब इसने अपना ऑक्सीजन दिया किसको, हाइड्रोजन को, उसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन कराता है बेटा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो बेटा ये क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने सामने वाले का क्या करा दिया, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का क्या करा इसने, रिडक्शन, और खुद का क्या करा लिया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन को खींच लिया वहां से बाहर। खुद का क्या करा लिया, ऑक्सीडेशन। बदले में कॉपर ऑक्साइड का क्या करा दिया, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या था बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। जो कंपाउंड एक रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा होता है दैट इज बेसिकली बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब वो सामने वाले का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस ये क्या थी, एक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया दूसरे से, तो ये इसलिए इसने दूसरे का रिडक्शन कराया और खुद का क्या करा लिया इसी चक्कर में, ऑक्सीडेशन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर, MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। इसने क्या कराया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है। खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यहाँ पर खुद रिड्यूस हो गया और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl को अगर आप देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये MnO2 से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन लेने वाला या निकाल देने वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड। दैट इज व्हाई दिस इज इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि जो जितनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो सारी की सारी हमारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड का, तो जिंक क्या कर रहे हैं, यहां से कॉपर को हटा रहा है। कैसे हटा रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, और ये छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स कौन अपना रहा है बेटा, कॉपर के 2 पॉजिटिव आयंस। तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो इसीलिए उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसीलिए उसका हुआ रिडक्शन। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो सभी की सभी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा वो हमारा रहेगा दैट इज कॉल्ड एवरीडे ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, जहां पर हम कोरिजन पढ़ेंगे और कोरिजन का स्पेशल केस दैट इज कॉल्ड रस्टिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कोरिजन क्या होता है। द ग्रेजुअल destruction of metals by chemical reaction with environment substance such as moisture, oxygen, acid और some other substances। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि मेटल्स का धीरे धीरे खराब हो जाना किसके साथ रिएक्ट होकर के, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, हवा में मौजूद नमी के साथ, या फिर कुछ अदर एसिड्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होकर के मेटल्स का खराब हो जाना ओवर द टाइम कहलाता है हमारा कोरिजन, ठीक है। कोरिजन का कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा 3, वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला आयरन का कोरिजन दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ठीक है। रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है देखने में। सिल्वर का कोरिजन सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से होता है, हवा में मौजूद जो होता है हमारा सल्फर उसके साथ कंबाइन होकर के सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। आपने अपनी मम्मी के जो सिल्वर की ज्वेलरी होगी उसको देखा होगा, ओवर द टाइम जो उसकी चमक चली जाती है, डल हो जाती है उसके अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड की लेयर की वजह से, ठीक है। कॉपर का कोरिजन, कॉपर के आपने घर में बर्तन देखे होंगे, टैप्स देखी होंगी, ओवर द टाइम बेटा क्या होता है उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हमें देखने को मिलती है। दैट इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग हमें वो देखने को मिलती है। किस वजह से डेवलप होती है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से, हवा में मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इनके साथ रिएक्ट करने की वजह से कॉपर कार्बोनेट की लेयर जो है बेटा ये बनती है, जिसके कारण हमें वो जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर देखने को मिलती है वो यही होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की डिटेल मैकेनिज्म और कौन कौन सी कंडीशन इसके लिए नेसेसरी है। तो रस्टिंग होने के लिए, आयरन के ऑब्जेक्ट्स की रस्टिंग होने के लिए, कोरिजन होने के लिए 2 चीजों की जो है रिक्वायरमेंट होती है। पहली बेटा ऑक्सीजन जो कि हमें एयर से मिल जाता है, दूसरा मॉइस्चर यानी कि पानी जो कि हमें एयर से नमी के रूप में मिल जाता है, डैम्प एयर से, ड्राई एयर में नहीं होता है, ठीक है। तो ये डैम्प एयर से हमें दोनों ही चीज मिल जाती है, दैट इज ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जो रस्टिंग है उसमें तो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है,
ठीक है। लेकिन बेटा कुछ मॉलिक्यूल जो है वाटर के भी जो है आयरन ऑक्साइड के साथ हमें जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। अब ये वाटर क्यों नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, क्योंकि जो ये वाटर होता है ना बेटा, वाटर ही मीडियम बनता है आयरन और ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होने के लिए। वो मीडियम यानी कि वो माध्यम बनता है, कौन? वाटर। और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयरन के ऑक्साइड के साथ जाकर के अटैच हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर फॉर्मूले में हम XH2O लिखते हैं बेटा हमेशा, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लोहा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी जुड़ते हैं उसके साथ। क्यों वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि वाटर वो माध्यम है जहां पर ये ऑक्सीजन जिसके सहायता से रिएक्शन हो पाती है, ठीक है। वाई इज रस्ट फ्लैकी एंड पोरस? क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो रस्ट होता है सबसे पहले आयरन की बाहरी परत को जो खराब करेगा, ठीक है, बाहरी परत पे रस्ट लगेगा। देन उसके बाद ऑक्सीजन एंड वाटर जो है अंदर वाली लेयर तक पहुंचेंगे, उसको खराब करेगा। देन उससे अंदर वाली लेयर तक पहुंचेंगे, वहां पे रस्ट डेवलप होगा। तो इसी वजह से हमारा पूरा का पूरा आयरन का आर्टिकल जो है वो रस्ट में बदल जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं होता। जब किसी एल्यूमिनियम की आर्टिकल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है तो नीचे वाली जो लेयर होती है एल्यूमिनियम मेटल की, वो प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि फर्दर से ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता, जिसके कारण आयरन जो है वो फ्लैकी और पोरस हो जाता है। यहां पर आप देख पाओगे आयरन नेल जो है उसको सबसे पहले आउटर लेयर जो है वो खराब होती है, देन वहां से होता हुआ ऑक्सीजन और वाटर अंदर वाली लेयर तक पहुंचता है, उसको डैमेज करता है, देन बिल्कुल पूरे के पूरे आयरन के ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा होने के लिए बेटा किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन और पानी दोनों की ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई कोरिजन इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में बेटा बहुत सारी चीज होती है जो कि लोहे की बनी होती है, एंड ओवर द टाइम धीरे धीरे उनमें रस्ट लगेगा तो वो डैमेज होंगी और हमें उनको बार बार पेंट करना पड़ेगा, ग्रीस करना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। इसीलिए कोरिजन जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंटिंग कोरिजन, ठीक है, कोरिजन को प्रिवेंट करने के लिए मेथड्स। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा कोरिजन को प्रिवेंट करने के लिए 3 हमारे पास जो है अच्छे मेथड्स हैं, उनको समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहला मेथड जो है पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने से क्या होगा बेटा, जो हमारा फॉर एग्जांपल ये पेंसिल आप मान लीजिए कि एक लोहे की पेंसिल है, ठीक है, या लोहे का आर्टिकल है कोई भी, तो इसके बाहर में अगर पेंट लगा दूं, ऑयलिंग लगा दूं, ग्रीसिंग लगा दूं, तो क्या होगा, जो अंदर की लेयर है मेटल की, आयरन की, वो किसके कॉन्टैक्ट से छूट जाएगी, किसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा उसका? ऑक्सीजन के साथ। तो हम जो है ऑयल, पेंटिंग और ग्रीसिंग से ऑक्सीजन और आयरन मेटल का कॉन्टैक्ट जो है वो क्या कर देते हैं, नहीं होने देते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर देना, कोटिंग कर देना, किसके ऊपर? आयरन के ऑब्जेक्ट की। कौन से मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है बेटा? मेनली क्रोमियम और निकल, क्योंकि ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइन नहीं होते, जिसके कारण हमारा जो आयरन का आर्टिकल है वो लंबे समय तक रस्ट फ्री रहता है, ठीक है। कहां पर आपने देखा है कार बम्पर्स, बाथरूम में फिक्सचर्स होते हैं, जो बाथरूम में हमारी टैप्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये सारे जो है क्रोमियम से प्लेटेड होते हैं। थर्ड जो है वो अलोय। अलोइंग क्या होता है बेटा? 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया जाए तो उसको कहा जाता है अलोय, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? दे आर कॉल्ड स्टेनलेस स्टील के, ठीक है। वो किस अब स्टेनलेस स्टील जो है वो कैसे बनता है बेटा? लोहे के साथ साथ लोहे के साथ साथ क्या क्या मिला दिया जाए? निकल मिला दिया जाए, क्रोमियम मिला दिया जाए और कार्बन मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम, निकल और साथ में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ये कोरिजन प्रूफ हो जाता है और बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। चौथा जो हमारा स्टेप रहेगा दैट इज कॉल्ड बेटा गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन है बेटा, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसकी सहायता से हम आयरन के मेटल्स को क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि बेसिकली जब हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं किसी आयरन के आर्टिकल को, यानी कि जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो अगर वो जिंक की कोटिंग कहीं से टूट भी जाती है तो भी हमारा आयरन का आर्टिकल जो है बेटा वो सुरक्षित रहता है। कैसे? क्योंकि जिंक जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां तक, जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा और आयरन को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी कि खुद की कुर्बानी देकर के आयरन की प्रोटेक्शन करना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ओके।
अब हम बात करेंगे बेटा लास्ट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर मेकिंग इट अनफिट टू ईट ड्यू टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे फूड के अंदर जो फैट एंड ऑयल्स है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो करके कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारे खाने को क्या कर देते हैं बेटा, खराब कर देते हैं। दोनों ही तरीके से उसका टेस्ट भी बदल देते हैं और उसकी स्मेल भी बदल देते हैं। ऐसे खाने को जब हम खाते हैं बेटा तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसको कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी जो है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, जिसमें जो फैट एंड ऑयल्स है बेटा फूड के अंदर वो किसके साथ कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसका कॉमन एग्जांपल है जब हम बटर को ओपन रख देते हैं कुछ देर के लिए गर्म इन्वायरमेंट में बाहर, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 घंटे बाद उस बटर से गंदी स्मेल और सोर टेस्ट यानी कि खट्टापन हमें देखने को मिलता है। वो किस वजह से, वो इन्हीं सब्सटेंस के प्रोडक्शन की वजह से होता है बेटा। बटर के अंदर जो फैट एंड ऑयल्स थे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के सब्सटेंसेस बना लेते हैं जो कि इस बटर को खराब कर देते हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म होगा बेटा वो होता है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं ना बेटा, हवा में मौजूद नमी के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और किस में टूट जाते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फैट जो होते हैं बेटा इन्हीं दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं और वापस से इन्हीं में टूट जाते हैं। साथ ही साथ फिर जो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन और फर्दर से वाटर के साथ कंबाइन होकर के बेटा छोटी छोटी चेन में टूट जाते हैं और स्मॉलर कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। की केमिकल चेंज क्या देखने को मिलता है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना फैट और ऑयल्स में, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्ट करके छोटी छोटी शॉर्ट चेन्स में टूट जाते हैं और कौन से कंपाउंड बनाते हैं, सच एज ब्यूट्रिक एसिड। यही ब्यूट्रिक एसिड जो है बेटा खाने को सोर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट देता है और अनप्लीजेंट स्मेल देता है, जिसके कारण हमें गंदी स्मेल आती है उस खाने से। अब क्या कुछ ऐसा उपाय है जिससे कि हम अपने खाने को रेंसिड होने से बचा सके? बिल्कुल है बेटा। तो सबसे पहला जो तरीका होता है फूड को फ्रिज के अंदर रख देना। फ्रिज के अंदर रखने से क्या होगा, फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे ही हम खाने को फ्रिज में रखेंगे तो जो उसके अंदर ऑयल एंड फैट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ उतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, यानी कि रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे और खाने का खराब होने का जो टाइम होगा वो बहुत ही ज्यादा घट जाएगा। अब बहुत ही लंबे समय तक हमारा खाना जो है वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, दूसरा एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम अपना खाना रख देंगे बेटा, एयर टाइट कंटेनर का काम क्या है कि एयर को, बाहर की एयर को अंदर ना आने दे। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन फैट एंड ऑयल्स तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो जो हमारे खराब सब्सटेंसेस है सच लाइक ब्यूट्रिक एसिड वो नहीं बनेगा और हमारा खाना सेफ रहेगा। तीसरा वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, सारी की सारी हवा को बाहर निकाल देना और फूड को पैक कर देना। तो जब सारी की सारी हवा को निकाल लिया जाएगा बेटा पैकेट से तो उसके अंदर कुछ हवा बचेगी नहीं, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल, कोई ऑक्सीजन और नमी अवेलेबल ही नहीं होगी, तो हमारा फूड खराब होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खाने की चीजों में मिला दिए जाते हैं और साथ में इनका काम क्या होता है, प्रिवेंट करना, किसका, ऑक्सीडेशन का। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स एंड इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे सब्सटेंसेस हुए, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि फूड के अंदर मिला दिया जाता है और जो क्या करते हैं बेटा, फूड के अंदर फैट एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी, विटामिन ई, BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड द लास्ट वन ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन यानी कि BHT। ये हमें कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खाने की चीजों में देखने को मिलते हैं। कोई भी आप पैक्ड फूड आइटम बाहर से लेके आते हो तो उसको आप चेक भी करके देख सकते हो कि क्या उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है तो कौन से है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके खाने को लंबे समय तक लाइफ देते हैं ताकि वो खराब ना हो, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब ये फंक्शन क्या करेंगे बेटा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन जो खाने के अंदर, उस खाने की चीज के अंदर जो फैट एंड ऑयल्स हैं उनको ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। इसको भी क्या कहा जाएगा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी कि खुद का सैक्रिफाइस करके सामने वाले का प्रोटेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाई आर चिप्स बैग्स पफ्ड विद नाइट्रोजन। कि जो चिप्स बैग्स और कुरकुरे पैकेट्स होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन गैस जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है और वो फैट एंड ऑयल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हमारा खाने की जो भी चीजें होती हैं वो सेफ रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है पैकेट्स के अंदर।
इट डिस्प्लेस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, वहां से हटा देती है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड चिप्स एंड कीप देम फ्रेश लॉन्गर। जब तक हमारा चिप्स का पैकेट फुल्ली एयर टाइट रहता है, यानी कि कहीं से नहीं खुला है, तब तक वो सेफ रहता है। जैसे ही वो खुल जाता है और कुछ समय के लिए आप उनको रख दीजिए 5-6 घंटे के लिए गर्मियों में बाहर, तो आप देखोगे उनका हल्का सा टेस्ट चेंज हो चुका होगा और हल्की सी उनके अंदर से दुर्गंध भी जो है अलग तरीके की आ रही होगी। दिस इज ड्यू टू द रेंसिडिटी। आई होप आपको बेटा ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, वो भी हमने क्लियर कर लिया है। अब जो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, वो हमारी रहेगी बेटा फर्स्ट चैप्टर के सभी की सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और तब तक आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। जो भी कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।